ठीक है। जय हिंद डॉक्टर्स। केस 1 अपन ने पढ़ लिया था, केस 2 अपन पढ़ेंगे, है ना। केस 2 सॉलिड लिक्विड सॉल्यूशन। केस 1 का नाम क्या था? लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन। मतलब वहां पर सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों क्या थे? लिक्विड थे। ठीक है। अब अगर मैं यहां पर बात करूं, सिर्फ नाम की बात करूं, तो याद करो मैंने आपको बताया था कि इस चैप्टर में अपन कौन सा सोल्यूशन पढ़ेंगे? लिक्विड सोल्यूशन पढ़ेंगे, है ना। और सोल्यूशन का फिजिकल स्टेट किस बात पर डिपेंड करेगा? सॉल्वेंट पर। मतलब यहां पर आप मुझे बताइए, एक है सॉलिड, दूसरा है लिक्विड, तो सॉल्यूट कौन होगा? सॉलिड या लिक्विड? सॉल्यूट क्या हो जाएगा? सॉलिड हो जाएगा। और सॉल्वेंट क्या हो जाएगा? लिक्विड हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, सॉल्यूट जो है वो सॉलिड है, तो इसका नेचर क्या होगा? वॉलेटाइल या नॉन वॉलेटाइल? नॉन वॉलेटाइल होगा, मैंने आपको बताया था। और सॉल्वेंट लिक्विड है, इसका नेचर हो जाएगा वॉलेटाइल। ठीक है। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, सॉल्यूट जो है वो नॉन वॉलेटाइल है। नॉन वॉलेटाइल का मतलब क्या होता है? खुला छोड़ने पर जो ना उड़े। खुला छोड़ने पर जो ना उड़े वो नॉन वॉलेटाइल। ठीक है। मतलब यहां पर जो सॉल्यूट है वो अगर उड़ेगा नहीं तो क्या वेपर बनाएगा? अगर वेपर बनाएगा नहीं तो प्रेशर लगाएगा नहीं, प्रेशर लगाएगा नहीं तो इसके कारण वेपर प्रेशर आएगा नहीं। ये बात समझ में आती है? ठीक है। तो यहां पर सबसे पहले अपन कुछ नोटेशंस देख लेते हैं, साथ साथ नोटेशंस लिखते रहना। ये नोटेशंस अपन पूरे चैप्टर में यूज करेंगे और फिक्स मान के चलेंगे ये। सॉल्वेंट को अपन रिप्रेजेंट करेंगे ए से, सॉल्यूट को रिप्रेजेंट करेंगे बी से। अब एक बार देख लो, अगर वेपर प्रेशर इन प्योर स्टेट की बात करें सॉल्वेंट के लिए, तो इसको अपन किससे रिप्रेजेंट करेंगे? पी नॉट ए से। और सॉल्यूट को रिप्रेजेंट करेंगे पी नॉट डी से। ठीक है। पार्शियल वेपर प्रेशर को रिप्रेजेंट करेंगे पी डैश ए पी डैश बी। मोल फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट करेंगे एक्स ए एक्स बी। मोल को रिप्रेजेंट करेंगे एन ए एन बी। वेट को रिप्रेजेंट करेंगे डब्ल्यू ए डब्ल्यू बी। मॉलिकुलर वेट को रिप्रेजेंट करेंगे एम डब्ल्यू टी यूज करेंगे, कैपिटल एम यूज नहीं करेंगे, क्योंकि कैपिटल एम अगर यूज करेंगे तो वो मोलैरिटी जैसा नजर आएगा, है ना। तो एम डब्ल्यू टी ऑफ ए, एम डब्ल्यू टी ऑफ बी। अब इधर देखो, बाद में लिखना। अगर मैं यहां पर बात करूं, केस का नाम क्या है? सॉलिड लिक्विड सोल्यूशन। सॉलिड कौन है? सॉल्यूट है। अगर सॉल्यूट सॉलिड है मतलब उसका नेचर क्या है? नॉन वॉलेटाइल है। ठीक है। नॉन वॉलेटाइल है मतलब वेपर बनाएगा नहीं, वेपर बनाएगा तो प्रेशर लगाएगा नहीं, प्रेशर लगाएगा नहीं तो इसके कारण वेपर प्रेशर आएगा नहीं। तो आप मुझे बताओ, सॉल्यूट की कौन सी वैल्यू जीरो हो जाएगी?
पी नॉट बी, पी नॉट भी अगर जीरो है तो पी डैश बी भी जीरो होगा, है ना। तो अपन कह सकते हैं सॉल्यूट जो होगा प्योर स्टेट में, इसके कारण वेपर बनेगा नहीं तो वेपर प्रेशर लगेगा नहीं। बात समझ में आ रही है? मतलब मैं कह सकता हूं कि अगर सॉलिड सॉल्यूट है, सॉलिड सॉल्यूट है मतलब इसका नेचर है नॉन वॉलेटाइल, तो मैं कह सकता हूं पी नॉट बी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। मतलब सॉल्यूट के कारण वेपर प्रेशर प्योर स्टेट में जीरो होगा। ये बात समझ में आ रही है? पर मैं हाँ ये तो बिल्कुल डेफिनेटली कहूंगा कि दोनों मिलकर सोल्यूशन जरूर बनाएंगे। हाँ उड़ेगा नहीं वो अलग बात है, पर सोल्यूशन जरूर बनाएंगे। ठीक है, अब याद करो अपन ने केस वन में देखा था, फ्रॉम केस वन, केस वन में अपन ने क्या देखा था, पीएस का फॉर्मूला क्या था, पीएस किसके बराबर होगा, पी डैश ए प्लस पी डैश बी या पी नॉट ए प्लस पी नॉट बी, पी डैश ए प्लस पी डैश बी। अच्छा इसको एक्सपैंड करके लिखेंगे तो पीएस क्या हो जाएगा, पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी। अब अगर इस केस की बात करें, केस टू की बात करें, तो केस टू में मुझे पता है जो सॉल्यूट है वो नॉन वॉलेटाइल है, सॉल्यूट नॉन वॉलेटाइल है मतलब पी नॉट बी क्या हो जाएगा, जीरो। तो पीएस की वैल्यू क्या आ जाएगी, पी नॉट ए एक्स ए। ये बात समझ में आ रही है? बस यही फॉर्मूला है। क्लियर है बात सभी को? ठीक है, इसको अगर मैं थोड़ा सा खोलूं तो खोलने पे मैं कह सकता हूं, इसको बोल सकता हूं पी एस इज इक्वल टू पी नॉट ए इंटू एन ए अपॉन एन ए प्लस एन बी हो जाएगा। ये बात समझ में आ रही है? क्या इस फॉर्मूले को याद रखने की जरूरत पड़ेगी? नहीं पड़ेगी, बिल्कुल नहीं पड़ेगी। और ये फॉर्मूला अपन कब यूज करेंगे, टू कैलकुलेट वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन, to calculate vapor pressure of solution containing solid non-volatile solute, to calculate vapor pressure of solution containing solid non-volatile solute। ये वाला फॉर्मूला कब यूज करेंगे, टू कैलकुलेट वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग वोलेटाइल लिक्विड्स, वोलेटाइल लिक्विड्स। ये बात समझ में आ रही है? अच्छा मुझे एक बात बताओ, इस एक्सप्रेशन को देखकर क्या मैं बोल सकता हूं एट कांस्टेंट टेम्परेचर vapor pressure of solution containing solid and non-volatile solute is directly proportional to mole fraction of solvent? बोल सकता हूं ऐसा? कॉपी करो इसको फटाफट। To find vapor pressure of solution containing solid non-volatile solute, इसमें एक पॉइंट लिखेंगे अपन, मेरे को याद दिलाना, होमवर्क देना मुझे आज, है ना।
टेस्ट सिलेबस मैंने आपको बता ही दिया था, है ना। केमिकल काइनेटिक्स पूरा आ रहा है, सॉल्यूशंस में कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी तक आएगा। इसमें एक पॉइंट लिखेंगे, एट कांस्टेंट टेम्परेचर कॉमा, एट कांस्टेंट टेम्परेचर कॉमा vapor pressure of solution at constant temperature comma vapor pressure of solution containing solid non-volatile solute at constant temperature comma vapor pressure of solution containing solid non-volatile solute is directly proportional to is directly proportional to mole fraction of solvent, is directly proportional to mole fraction of solvent, is directly proportional to mole fraction of solvent. ठीक है, at constant temperature comma vapor pressure of solution containing solid non-volatile solute is directly proportional to mole fraction of solvent, is directly proportional to mole fraction of solvent. ठीक है, अब यहां पर देखो, इसको मैं थोड़ा सा मॉडिफाई करके लिख रहा हूं। मॉडिफाई करके कैसे लिखूंगा, मुझे पता है सम ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑल दी कंपोनेंट्स प्रेजेंट इन सॉल्यूशन इज इक्वल टू 1 होता है। यहां पर कितने कंपोनेंट है, 2। कौन कौन से, ए और बी। मतलब मैं कह सकता हूं एक्स ए प्लस एक्स बी इज इक्वल टू क्या होगा, 1। यहां पर किसकी वैल्यू है, एक्स ए की, तो एक्स ए की वैल्यू मैं निकाल लूंगा यहां से, कितना आ जाएगा 1 माइनस एक्स बी। ये वैल्यू यहां पर पुट करो तो ये हो जाएगा पी एस इज इक्वल टू पी नॉट ए इंटू 1 माइनस एक्स बी। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, पी एस इज इक्वल टू पी नॉट ए माइनस पी नॉट ए एक्स बी, लिख सकता हूं ऐसे। अच्छा, इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूं, पी नॉट ए एक्स बी इज इक्वल टू पी नॉट ए माइनस पी एस। इसको उधर करा, इसको इधर करा, ठीक है। क्या मैं अब इसको ऐसे बोल सकता हूं, पी नॉट ए माइनस पी एस अपॉन पी नॉट ए इज इक्वल टू एक्स बी, बोल सकता हूं ऐसे। मैंने क्या करा, इसको करा इधर, उसको करा उधर, फिर दोनों को इधर उधर कर दिया। देख लो, बात समझ में आ रही है। तो ये क्या बन गया, पी नॉट ए माइनस पी एस अपॉन पी नॉट ए इज इक्वल टू एक्स बी। ये एक्सप्रेशन अपन कब यूज करेंगे, टू फाइंड रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर, टू फाइंड रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर। और प्यार से बोलेंगे आर एल वी पी, ठीक है। तो पी नॉट ए माइनस पी एस अपॉन पी नॉट ए की बात करें तो ये जो टर्म है ना, पी नॉट ए माइनस पी एस अपॉन पी नॉट ए, ये कहलाती है रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर। ये क्या कहलाती है, रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर कहलाती है। और अगर मैं बात करूं पी नॉट ए माइनस पी एस की, इसके न्यूमरेटर की, तो ये कहलाती है लोवरिंग इन वेपर प्रेशर। क्या कहलाती है, लोवरिंग इन वेपर प्रेशर। कॉपी करो इसको। तो पी नॉट ए माइनस पी एस अपॉन पी नॉट ए कहलाता है रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर, और पी नॉट ए माइनस पी एस कहलाता है लोवरिंग इन वेपर प्रेशर। अच्छा, इधर देखो, बाद में लिखना, है ना, समझ समझ के लिखना। इधर देखो पहले, मुझे एक बात बताओ, सुनो इधर। ये मैथमेटिकली समझ में आया क्या, कैसे आया ये, मैथमेटिकली समझ में आ गया ना। अब इसका लॉजिकली समझते हैं, इसका मतलब क्या है।
याद करो रॉल्स लॉ में भी अपन ने जो रॉल्स लॉ था उसको लॉजिकली समझा था कि किसी भी सोल्यूशन का जो वेपर प्रेशर होगा वो इस बात पे डिपेंड करेगा कि उसमें ए का अमाउंट कितना है और बी का अमाउंट कितना है, और अमाउंट को रॉल्ट ने एक्सप्रेस करा था इन टर्म्स ऑफ मोल फ्रैक्शन। जैसे वो अपन ने समझा था एक्सप्रेशन, वैसे ये एक्सप्रेशन भी समझना है अपन को। और अगर ये एक बार समझ में आ गया, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी चारों समझ में आ जाएंगे आपको, क्योंकि जो चारों कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है ना वो केस 2 पर ही बेस्ड है। केस 2 बहुत इंपॉर्टेंट है, सुनना ध्यान से, है ना। मैं पूरा का पूरा एक्सप्रेशन अभी डिराइव कर दूंगा, जवाब आप ही को देना है, मैं जबरदस्ती नहीं करूंगा आपके साथ। इधर देखो वरना चिल्लाओगे आप। इधर देखो, मान लो प्योर ए मौजूद है, प्योर ए मतलब सॉल्वेंट, सॉल्वेंट यहां पर क्या है, लिक्विड। प्योर ए मौजूद है और ये क्या है, लिक्विड सरफेस है। पहचानते हो ना इसको, लिक्विड सरफेस है ये, नीचे क्या है लिक्विड, ऊपर क्या है वेपर, है ना। इसको थोड़ा सा इसलिए ऐसे कर रखा है ताकि आपको थोड़ा सरफेस दिखाई दे, ऐसे करूंगा कुछ नहीं दिखाई देगा, है ना, इसको ऐसे कर रखा है, ठीक है। अब प्योर ए मौजूद है, अगर प्योर ए मौजूद है मतलब मैं कह सकता हूं पूरा लिक्विड सरफेस ए के मॉलिक्यूल्स ने ऑक्यूपाई कर रखा होगा। और अपन ये भी जानते हैं इवेपोरेशन जो होता है वो सरफेस पे होने वाला फिनोमिना होता है, मतलब सरफेस पे जिसके मॉलिक्यूल्स होंगे उनका क्या होगा, इवेपोरेशन होगा, सरफेस फिनोमिना होता है। मतलब मैं कह सकता हूं अगर यहां पर प्योर ए मौजूद है मतलब पूरा सरफेस एरिया ए के मॉलिक्यूल्स ने ऑक्यूपाई कर रखा है, तो पूरे सरफेस से ए का इवेपोरेशन होगा। अब आप मुझे बताओ इवेपोरेशन पूरे सरफेस से हो रहा है तो इवेपोरेशन ज्यादा होगा या कम? अगर इवेपोरेशन होगा ज्यादा तो वेपर भी बनेंगे, तो ज्यादा बनेगा वेपर, ज्यादा लगेगा प्रेशर तो ज्यादा होगा। प्योर ए का वेपर प्रेशर कितना, पी नॉट ए, ये एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे मैक्सिमम वैल्यू होगी इसकी, है ना। अच्छा, अब मैंने क्या करा, जरा सा सॉलिड नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट मिला दिया, जरा सा सॉलिड नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट मिला दिया। अब क्या बनेगा, मिक्सचर बनेगा, है ना। मिक्सचर भी कैसा मिक्सचर, होमोजीनियस मिक्सचर, क्योंकि चैप्टर का नाम ही है सॉल्यूशन। अब सॉल्यूशन जो है वो कैसा मिक्सचर होता है, होमोजीनियस मिक्सचर होता है। मतलब यहां पर ये जो मिक्सचर बना है इस मिक्सचर में ए और बी का कॉम्पोजिशन जो होगा थ्रू आउट यूनिफॉर्म होगा, सेम होगा, है ना। मतलब जैसे ही मैं सॉलिड नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट मिलाऊंगा तो क्या बन जाएगा, सोल्यूशन बन जाएगा। ए और बी का कॉम्पोजिशन थ्रू आउट द मिक्सचर क्या होगा, यूनिफॉर्म होगा। मतलब मैं कह सकता हूं इस सरफेस पर ए के मॉलिक्यूल भी होंगे और बी के मॉलिक्यूल भी होंगे। अब यहां पर ना तो सिर्फ ए मौजूद है, नहीं सिर्फ अकेला बी मौजूद है, ये क्या है, पूरा सोल्यूशन है, ठीक है। अब अगर वेपर प्रेशर की बात करेंगे तो सोल्यूशन का वेपर प्रेशर आएगा, ठीक है। अच्छा, अगर मैं बात करूं सोल्यूशन के वेपर प्रेशर की, तो सोल्यूशन का वेपर प्रेशर किसके बराबर होगा, वेपर प्रेशर ऑफ ए प्लस वेपर प्रेशर ऑफ बी, ठीक है। अब दोनों का देखते हैं क्या क्या वेपर प्रेशर आ रहा है ना। मुझे एक बात बताओ, सबसे पहले बात करेंगे ए की, ठीक है। मैंने इसमें जरा सा सॉल्यूट मिलाया था, जरा सा सॉल्यूट मिलाया तो क्या बना, सोल्यूशन बना। मतलब मैं कह सकता हूं इस सरफेस पर ए भी मौजूद होगा और बी भी मौजूद होगा, बी भी कुछ सरफेस एरिया ऑक्यूपाई कर रहा होगा और ए भी सरफेस एरिया ऑक्यूपाई कर रहा होगा। मुझे एक बात बताओ, पहले के रिस्पेक्ट में ए का सरफेस एरिया कम हो गया क्योंकि अब बी भी आ चुका है, तो पहले के रिस्पेक्ट में ए का सरफेस एरिया क्या हो गया, कम हो गया। तो आप मुझे बताओ कम सरफेस एरिया से इवेपोरेशन ज्यादा या कम? अगर कम होगा इवेपोरेशन तो वेपर कम बनेंगे, वेपर ज्यादा बनेंगे या कम? अगर कम बनेंगे वेपर, कम लगेगा प्रेशर तो कम होगा वेपर प्रेशर। अब जो ए के कारण लग रहा है ना वो कम लग रहा है, याद रखना इस चीज को। ए के कारण जो वेपर प्रेशर लग रहा है वो अब कम लग रहा है पहले के रिस्पेक्ट में। अब बी की बात करते हैं क्योंकि बी भी मौजूद है, अब बी ने भी कुछ सरफेस एरिया ऑक्यूपाई कर रहा होगा, पर मुझे पता है बी नॉन वॉलेटाइल है, अगर उड़ेगा ही नहीं तो वेपर बनाएगा ही नहीं तो प्रेशर लगाएगा ही नहीं, तो इसके कारण वेपर प्रेशर आएगा ही नहीं। तो सोल्यूशन में जो वेपर प्रेशर आ रहा है वो किसके कारण आ रहा है, ए के कारण। और जो ए का वेपर प्रेशर है वो पहले के रिस्पेक्ट में बढ़ा या घटा? तो अगर कोई आपसे बोल दे लोवरिंग इन वेपर प्रेशर कैलकुलेट करो, लोवरिंग इन वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर में कितनी गिरावट आई वो कैलकुलेट करो,
टर्म्स बताओ, टर्म इनिशियल फाइनल हम बताओ। पी नॉट ए माइनस पीएस, पी नॉट ए माइनस, ये क्या कहलाएगी? लोवरिंग इन वेपर प्रेशर, पी नॉट ए माइनस पीएस। ये बात समझ में आ रही है? और अगर आपसे कोई बोल दे कैलकुलेट रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर, तो याद करो रिलेटिव हमेशा अपन इनिशियल के रिस्पेक्ट में निकालते हैं। मतलब कह सकता हूं पी नॉट ए माइनस पीएस, इनिशियल क्या था? पी नॉट ए। ये रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर है। ये बात समझ में आ रही है? क्लियर है सभी को? अब आप खुद सोचो, थोड़ा सा दिमाग लगा के, जरा सा सॉल्यूट डाला था तो लोवरिंग जरा सी होगी, लोवरिंग जरा सी होगी, क्योंकि अभी ए ने बहुत सारा सरफेस एरिया ऑक्यूपाई कर रखा है। तो जरा सा सॉल्यूट डालूंगा तो लोवरिंग जरा सी, भर भर के सॉल्यूट डालूंगा तो लोवरिंग भी भर भर के होगी। अब आप मुझे बताओ, क्या मैं ऐसे बोल सकता हूं रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट? सॉल्यूट डालूंगा जरा सा तो लोवरिंग होगी जरा सी, सॉल्यूट डालूंगा भर भर के तो लोवरिंग भी होगी। बात समझ में आ रही है? मैथमेटिकली समझ में आ गया कैसे आया था? लॉजिकली समझ में आ गया क्या हो रहा है यहाँ पर? किसी को डाउट है तो बोल दो, भी किसी को भी है तो बोल दो। है क्या? पॉइंट लिखेंगे यहाँ पर। ये नहीं लिखा गया अभी तक? फटाफट लिखो यार, अब तक तो लिख देना चाहिए समझ समझ के। एक चीज यहां पर देखता, लोवरिंग इन वेपर प्रेशर बोला गया इसको, पी नॉट ए माइनस पीएस को। इसको अपन ने चेंज इन वेपर प्रेशर क्यों नहीं बोला? क्योंकि चेंज क्या होता है? फाइनल माइनस इनिशियल, और फाइनल माइनस इनिशियल करूंगा नेगेटिव आ जाएगा, इसलिए लोवरिंग इन वेपर प्रेशर बोला गया है। ये बात समझ में आ रही है? कॉपी करो फटाफट इसको। लिख लिया? जो भी समझा है ना वो नोट के फॉर्म में लिखेंगे अपन। बोलू? पीएस की जगह हाँ लिख सकते हो, इसमें लिखेंगे नोट डाल के। when solid non volatile solute when solid non volatile solute is added to volatile liquid, when solid non volatile solute is added to volatile liquid, when solid non volatile solute is added to volatile liquid, then vapor pressure of solution decreases, then vapor pressure of solution decreases, then vapor pressure of solution decreases because then vapor pressure of solution decreases because some surface area of liquid is now occupied by, because some surface area of liquid, because some surface area of liquid is now occupied by solid non-volatile solute, some surface area of liquid is now occupied by solid non-volatile solute, therefore less vapor is formed, therefore less vapor is formed, therefore less vapor is formed, and hence vapor pressure is also less, and hence vapor pressure is also less, hence vapor pressure is also less. अब इसको देखना है यहां पर, इस एक्सप्रेशन को मैं क्या कर रहा हूं, थोड़ा सा और मॉडिफाई करके लिख रहा हूं, है ना? अगर मैं यहां पर बात करूं इस एक्सप्रेशन की, तो इसको मैंने क्या करा, थोड़ा सा खोला, खोलने पर मुझे दिखाई देगा कि ये जो मोल फ्रैक्शन है सॉल्यूट का, इसको मैं क्या लिख सकता हूं?
इसको मैं लिख सकता हूं पी नॉट ए माइनस पी एस अपॉन पी नॉट ए इज इक्वल्स टू एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी, लिख सकता हूं ना ऐसे। अब मैं क्या कर रहा हूं, इसको मैंने क्या कर दिया, उल्टा कर दिया। क्या कर दिया, उल्टा कर दिया मैंने इसको। उल्टा जैसे ही करूंगा, उल्टा मतलब रेसिप्रोकल कर दिया, जैसे इसको रेसिप्रोकल करूंगा तो ये क्या हो जाएगा, पी नॉट ए अपॉन पी नॉट ए माइनस पी एस इज इक्वल्स टू एन ए प्लस एन बी अपॉन एन बी। अच्छा इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूं, पी नॉट ए अपॉन पी नॉट ए माइनस पी एस इज इक्वल्स टू एन ए अपॉन एन बी प्लस वन। ये वन इधर चला जाएगा, ये जब वन इधर चला जाएगा तो मैं क्या इसको ऐसे लिख सकता हूं, पी नॉट ए माइनस पी नॉट ए प्लस पी एस अपॉन पी नॉट ए माइनस पी एस इज इक्वल्स टू एन ए अपॉन एन बी। ये समझ में आया, ये इधर ले गया तो माइनस वन बना, एलसीएम लिया तो ये क्या हो जाएगा, माइनस पी नॉट ए माइनस माइनस प्लस पी एस। देखो कैंसिल आउट हो गया ये, ठीक है। तो मैंने क्या करा, इसको उल्टा करा था, अब इसको बिल्कुल सही कह रहा हूं, सीधा कर दूंगा। इसको मैं क्या कर दूंगा, सीधा कर दूंगा। तो ये कैसा नजर आएगा, पी नॉट ए माइनस पी एस अपॉन पी एस इज इक्वल टू एन बी अपॉन एन ए। ये नया एक्सप्रेशन है। एक बात बताओ सर, ये करना क्या चाह रहे हो आप, इसको पहले आपने खोला, फिर उल्टा करा, फिर उसके साथ कुछ 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 करा और फिर सीधा कर दिया। एक बात मुझे बताओ, एक्सप्रेशन तो यही था, इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करके आपने ये लिखा, फिर इसके साथ कुछ कुछ करा तो ये लिख दिया। सर क्या ये है ना, सुनना, हर एक्सप्रेशन का अपना यूज है। अगर इस एक्सप्रेशन की बात करूं तो यहां से अपन क्या कैलकुलेट करेंगे, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग सॉलिड नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, ठीक है। इस एक्सप्रेशन की बात करें तो अपन क्या कैलकुलेट करेंगे, रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर। एग्जामिनर बिल्कुल डायरेक्टली पूछेगा, कैलकुलेट रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर ऑफ अ सॉल्यूशन कंटेनिंग सॉलिड नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, या कैलकुलेट लोवरिंग इन वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग सॉलिड नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, डायरेक्ट पूछेगा। तो ये भी याद रखना पड़ेगा। अब इसका यूज क्या है, इसको समझना। सपोज करो आपसे एग्जामिनर बोल देता है, कैलकुलेट मॉलिक्यूलर वेट ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। कोई भी अननोन नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है, उसका मॉलिक्यूलर वेट फाइंड करना है। तो अगर आप मॉलिक्यूलर वेट उससे फाइंड करेंगे, इस एक्सप्रेशन से फाइंड करेंगे, सॉल्यूट का मॉलिक्यूलर वेट अगर इस एक्सप्रेशन से फाइंड करेंगे, तो मुझे यहां पर दिखाई दे रहा है कि जो मॉलिक्यूलर वेट की टर्म है यहां पर आएगी और यहां डिनोमिनेटर में आ जाएगी, जिसके कारण इसका क्या लेना पड़ेगा, एलसीएम लेना पड़ेगा। जो अननोन मॉलिक्यूलर वेट है उसका एलसीएम लेना पड़ेगा, है ना। तो अगर एलसीएम लोगे तो ये टर्म यहां भी आएगी और फिर ऊपर भी जाएगी, है ना। अब अगर यहां पर बात करें, यहां पर वैल्यू पुट करें तो इसको खोलने पर ये मिलेगा, तो मॉलिक्यूलर वेट की टर्म यहां पर भी आएगी, मास डिवाइडेड बाय मोलर मास, मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। वापस से आपको अननोन मोलर मास का एलसीएम लेना पड़ेगा, तो मोलर मास ऊपर भी रहेगा नीचे भी रहेगा, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। पर अगर यहां से मोलर मास फाइंड करना है तो बहुत आसानी से फाइंड हो जाएगा, मोलर मास भी आसानी से फाइंड हो जाएगा, या अगर आपको कह दे मास भी फाइंड करो वो भी आसानी से फाइंड हो जाएगा। क्यों, क्योंकि आप देखो यहां पर मोलर मास की सिर्फ एक ही टर्म आएगी, मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। उस मोलर मास की एक टर्म को एक तरफ ले लेना, बाकी सारी टर्म्स दूसरी तरफ ले लेना, फटाफट कैलकुलेशन हो जाएगी यहां से। ये बात समझ में आ रही है। तो ये फॉर्मूला अपन कब यूज करेंगे, टू फाइंड मोलर मास ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, ठीक है। टू फाइंड मोलर मास ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, ऑल्दो मोलर मास अपन फाइंड कर रहे हैं इस एक्सप्रेशन से, आप मास भी फाइंड कर सकते हो, है ना। मोलर मास सॉल्वेंट का भी फाइंड कर सकते हो, फटाफट आएंगे। क्लियर है बात सभी को, ठीक है। एक और चीज देख लेते हैं यहां पर, फिर लिख लेना, फॉर डाइल्यूट सोल्यूशन। मुझे एक बात बताओ, डाइल्यूट सोल्यूशन का मतलब क्या होता है, अमाउंट किसका ज्यादा है, सॉल्यूट का या सॉल्वेंट का, सॉल्वेंट का अमाउंट क्या है, ज्यादा। तो आप मुझे बताओ, सॉल्वेंट के मोल ज्यादा होंगे या सॉल्यूट के, सॉल्वेंट के मोल ज्यादा होंगे डाइल्यूट सॉल्यूशन के केस में। मतलब मैं कह सकता हूं फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन मोल ऑफ ए इज वेरी 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 ग्रेटर देन मोल्स ऑफ बी, बोल सकता हूं ऐसे। अब आप देखो ए के मोल क्या है, बहुत ज्यादा है एज कंपेयर टू बी के मोल, तो यहां पर क्या मैं कह सकता हूं
Na+NB लिखा हुआ है, इस मोल्स ऑफ सॉल्यूट को नेग्लेक्ट कर सकता हूं इसके सामने? ये एक्सप्रेशन और कुछ नहीं, ये वाला ही एक्सप्रेशन है ना? तो मैंने क्या करा, एक एक्सप्रेशन लिख दिया, P0A माइनस PS अपॉन P0A इज इक्वल्स टू NB अपॉन Na। और ये एग्जैक्टली इक्वल टू नहीं होगा, ये नियरली इक्वल टू होगा। ये बात समझ में आ रही है? अब पूरा सुनना। ये वाला जो एक्सप्रेशन है ये अपन यूज नहीं करेंगे क्योंकि एग्जैक्ट आंसर नहीं आएंगे इससे, ठीक है? पर अगर मैं आपको बात बताऊं तो आपके एनसीईआरटी में यही वाला एक्सप्रेशन यूज करके आंसर निकाले गए हैं। मोलर मास अननोन सॉल्यूट का जो भी निकाला गया है वो कैसे निकाला है, इस फॉर्मूले को यूज करके निकाला है। अब देखो यहां पर भी मोलर मास की एक ही टर्म आएगी, दिख रही है? मास डिवाइडेड बाय मोलर मास एक टर्म आएगी, उसको एक तरफ लो, फटाफट आंसर आएगा। पर यहां से जो आंसर आएगा ना वो एग्जैक्ट नहीं आएगा, अप्रोक्स आएगा, हमेशा अप्रोक्स आएगा। तो आपके एनसीईआरटी में हमेशा ये वाला फॉर्मूला यूज करा गया, आपको ये वाला फॉर्मूला यूज ही नहीं करना है। तो फॉर्मूले कौन कौन से यूज करने हैं? एक तो ये वाला फॉर्मूला यूज करना है। अब मुझे एक बात बताओ, ये फॉर्मूला याद रखने की जरूरत पड़ेगी क्या? दूसरा फॉर्मूला ये याद रखना है। अब आप मुझे बताओ ये भी याद रखने की जरूरत पड़ेगी क्या? नहीं, क्योंकि एक एक टर्म समझाई है ना? और लास्ट में अपन को कौन सा फॉर्मूला याद रखना है? ये वाला फॉर्मूला याद रखना है। क्लियर है बात सभी को? सिर्फ 3 ही फॉर्मूले याद रखना है यहाँ पर, ठीक है? डाइल्यूट सोल्यूशन का जब भी अपन को बोलेगा तब के तब रेडी कर लेंगे, अगर रेडी भी करना पड़ेगा तो, है ना? और ये वाला जो फॉर्मूला है ये कहां पर यूज होगा? वैसे तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में देखेंगे अपन इसको, है ना? न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इसको नहीं यूज करना है, एग्जैक्ट आंसर नहीं आएगा। एग्जामिनर निट में भी और बोर्ड में भी चाहता है एग्जैक्ट आंसर निकालो आप। क्लियर है बात सभी को? फटाफट कॉपी करो इसको। लिख लिया?
पी नॉट ए माइनस, हेलो 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 हेलो, ये नहीं चल रहा, चल ही नहीं, पता नहीं। हेलो, वो तो वहां देखना पड़ेगा। आना 1 मिनट। हेलो 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 हेलो, बहुत हल्की आ रही है, बहुत कम आ रही है। हेलो हेलो हेलो, बहुत धीरे आ रही है, ऑनलाइन में आएगी। हेलो 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 हेलो, ऑनलाइन में आएगी नहीं आवाज। पेन देना इसका, हाँ। क्या हो गया, क्या हो गया यार, भूल जाएंगे उसमें क्या है, वापस देकर जाते नहीं, भूल की आदत है तो। हेलो 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 हेलो, एक वो होता है ना। हेलो 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 हेलो, बहुत कम आवाज है। तार चेंज करना, हेलो हेलो, नेक्स्ट उसमें ना चेंज करना है इसकी तार, ये खराब हो रही है ना। हेलो, बोलो।
हेलो, P naught A minus PS upon P naught A is equals to XB. मेरी आवाज आ रही है? आवाज आ रही है कि मेरी आवाज आ रही है मेरी? ठीक है, थैंक यू। अच्छा, हाँ, कौन सा फॉर्मूला था ये? RLVP वाला फॉर्मूला है, P naught A माइनस PS अपॉन टू XB। और दूसरा फॉर्मूला क्या है? P naught A माइनस PS अपॉन PS इज इक्वल टू NB अपॉन NA। बोलो 5 बार। P naught A minus PS upon PS is equals to NB upon NA. P naught A minus PS is equals to NB upon NA। क्वेश्चन लिखेंगे, क्वेश्चन लिखना। सिक्स ग्राम ऑफ non-volatile solute is 6 gram of non-volatile solute is added in 90 gram of water. 6 gram of non-volatile solute is added in 90 gram of water. Full stop. The vapor pressure of solution is 2985 Newton per meter square. The vapor pressure of solution is 2985. The vapor pressure of solution is 2985 Newton per meter square. Full stop. If vapor pressure of pure water is 3000 Newton per meter square, if vapor pressure of pure water is 3000 Newton per meter square, full stop. Calculate the molar mass of non-volatile solute. Calculate the molar mass of non-volatile solute. अपन ने केस 2 में कुल मिलाकर 3 फॉर्मूले देखे। पहला फॉर्मूला कौन सा देखा था, बताओ पहले? PS इज इक्वल्स टू P नॉट A XA। ठीक है। दूसरा फॉर्मूला RLVP वाला, P नॉट A माइनस PS अपॉन P नॉट A इज इक्वल्स टू। तीसरा फॉर्मूला P नॉट A माइनस PS अपॉन PS इज इक्वल्स टू NB अपॉन NA। कौन सा फॉर्मूला लगाऊं यहाँ पर? थर्ड वाला लगाओ, फटाफट फटाफट अप्लाई करो, आंसर आएगा। टू 38.8 बिल्कुल सही आंसर है। सिर्फ फॉर्मूला अप्लाई करना अपन को। फॉर्मूला क्या हो जाएगा? P नॉट A माइनस PS अपॉन PS इज इक्वल्स टू NB अपॉन NA। P नॉट A की वैल्यू कितनी दे रखी है? 3000। PS की वैल्यू कितनी है? 2985 डिवाइडेड बाय 2985 इज इक्वल्स टू NB। NB कितना हो जाएगा? मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। मास कितना है? 6। मोलर मास मुझे निकालना है सॉल्यूट का, डिवाइडेड बाय मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट का मास दे रखा है 90, वाटर है, मतलब डिवाइड किससे करूंगा? इसके मोलर मास से। 18 ऊपर चला जाएगा, तो मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट क्या हो जाएगा? मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट हो जाएगा 2985 इंटू 6
डिवाइडेड बाय 15 इंटू 5, ये 2, ये 5, 5 9 7, ये फर्दर और कैंसिल आउट हो जाएगा और ये हो जाएगा 119.24 इंटू 2, ये आ जाएगा 238.8 ग्राम पर मोल। ये बात समझ में आ रही है? ठीक है। अब इस चैप्टर में अगर मैं बात करूं तो मैंने आपको बताया था जो भी सॉलिड होगा वो नॉन वॉलेटाइल होता है। ठीक है। अब अगर मैं यहां पर बात करूं तो आपको यूरिया का मोलर मास पता होना चाहिए इस चैप्टर में, 60 होता है। ग्लूकोज और फ्रक्टोज का होता है 180, और केन शुगर या मैं कह दूं सुक्रोज की बात करूं तो 342 होता है। ये आपको याद होने चाहिए। और ये सभी के सभी क्या हैं? नॉन वॉलेटाइल सॉलिड सॉल्यूट है। क्लियर है? ठीक है। चाहो तो इसको लिख लेना कहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे। ये फ्रीक्वेंटली यूज सॉल्यूट है जो आपको आराम से दिख जाएंगे इस चैप्टर में। बोलो। फाइंड द मास ऑफ यूरिया which should be dissolved in 360 gram of water. Find the mass of urea. Find the mass of urea which should be dissolved in 360 gram of water. Which should be dissolved in 360 gram of water, so that it should be dissolved in 360 gram of water so that vapor pressure is decreased up to, so that vapor pressure is decreased up to 6/7 times the vapor pressure of pure water. So that vapor pressure is decreased up to 6/7 times the vapor pressure of pure water. 6/7 times the vapor pressure of pure water. करो सॉल्व। 6/7 times the vapor pressure of pure water। करिए। फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे? 1 2 या 3? 3 लगाओ, वापस से 3 लगाओ। भले ही मास निकालना है, यहां से निकालोगे ना मास तो सिर्फ एक ही टर्म आ रही है, W डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट। एक ही टर्म है, एक टर्म को एक तरफ ले लो, बाकी सारी टर्म्स को दूसरी तरफ लो और कैलकुलेट करो। कोई और यूज करोगे तो दो दो टर्म आएगी फिर। 200 बिल्कुल सही आंसर है। मुझे तो बस एक बात बता दो, इस पीएस को क्या लिखूं मैं? 6/7 पी नॉट ए या 1/7 पी नॉट ए? 6/7 पी नॉट ए। वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन इज डिक्रीज्ड अप टू 6/7 टाइम्स ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर। मतलब यह है कि सोल्यूशन का वेपर प्रेशर यहां तक डिक्रीज हो चुका है, मतलब फाइनल वैल्यू जो है वो 6/7 पी नॉट ए है। ये बात समझ में आ रही है? अब याद करो, केमिकल काइनेटिक्स में मैंने टू और बाय का डिफरेंस आपको बताया था, है ना? तो ये समझ में आ गया होगा आपको। ठीक है। अब मुझे निकालना क्या है? मास निकालना है। अब भले ही मास निकालना है तब भी मैं ये वाला फॉर्मूला ही यूज करूंगा, क्योंकि एक ही टर्म नजर आएगी मुझे यहाँ पर। सॉल्यूट का जो मास होगा वो एक ही टर्म आ रही है यहाँ पर। तो मैं क्या कर रहा हूं, फॉर्मूला अप्लाई करूंगा, पी नॉट ए माइनस पी एस अपॉन पी नॉट ए इज इक्वल्स टू एन बी अपॉन पी नॉट ए माइनस पी एस अपॉन पी एस इज इक्वल्स टू एन बी अपॉन एन ए। पी नॉट ए की बात करें तो ये तो क्या है, पी नॉट ए माइनस पी एस क्या हो जाएगा, 6/7 पी नॉट ए डिवाइडेड बाय 6/7 पी नॉट ए इज इक्वल्स टू एनबी की बात करें,
मोल्स ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट के मोल्स क्या हो जाएंगे, मास, मास मुझे निकालना है, डिवाइडेड बाय मोलर मास, यूरिया का मोलर मास 60 डिवाइडेड बाय मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट का मास कितना है 90, ओ सॉरी 360, इसका मोलर मास 18। तो मास ऑफ यूरिया क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 60 इंटू 20 इंटू, ये हो जाएगा पी नॉट ए बाय 7, एलसीएम 7 लोगे तो 7 माइनस 6 1, तो ये हो जाएगा पी नॉट ए बाय 7, तो ये हो जाएगा पी नॉट ए बाय 7 डिवाइडेड बाय 6 पी नॉट ए बाय 7, तो पी नॉट ए बाय 7 पी नॉट ए बाय 7 कैंसिल आउट हो जाएगा, नीचे क्या रह जाएगा 6 6 10 टाइम्स कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 20 इंटू 10 200, 200 ग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे, इसमें किसको डाउट है तो बोलो। The vapor pressure of an aqueous solution of glucose, the vapor pressure of an aqueous solution of sucrose, the vapor pressure of an aqueous solution of sucrose is 750 mm of Hg. The vapor pressure of an aqueous solution of sucrose is 750 mm of Hg. ये 750 क्या है, ये क्या है, PS है, is 750 mm of Hg at 100 degrees Celsius, at 100 degrees Celsius, full stop. Calculate first part, lowering in vapor pressure. Second part, relative lowering in vapor pressure. Third part, mole fraction of sucrose. Third part है mole fraction of sucrose. Fourth part है molality, molality छोटा m, molality of solution. करो सर, molality of solution करो फटाफट। बताओ फटाफट आंसर क्या होगा, फटाफट बताओ। क्या हो गया, घूर घूर के क्यों देख रहे हो, हाँ डेटा पूरा नहीं दे रखा क्या, नहीं दे रखा। 100 डिग्री सेल्सियस में वाटर का क्या होता है, बॉयल हो जाता है, और क्या होता है, मुझे एक बात बताओ ना, बॉइलिंग पॉइंट की डेफिनेशन क्या होती है। हाँ, टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ व्हाट, हाँ एक बॉइलिंग पॉइंट की डेफिनेशन अपन ने पढ़ी थी 9th 10th में, एक तो सेकंड क्लास में पढ़ी थी, टेम्परेचर एट विच समथिंग स्टार्ट्स बॉइलिंग इज नोन एज बॉइलिंग पॉइंट, उस डेफिनेशन की बात नहीं कर रहे, है ना। 9th 10th वाली जो डेफिनेशन पढ़ी थी वो क्या पढ़ी थी, द टेम्परेचर एट विच वेपर ऑफ अ लिक्विड is sorry, the temperature at which vapor pressure of a liquid is equal to atmospheric pressure और external pressure, है ना। जब किसी लिक्विड का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाता है तो वो लिक्विड बॉयल मारने लग जाता है। जब किसी लिक्विड का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाता है, या मैं ऐसे कह दूं एक्सटर्नल प्रेशर के बराबर हो जाता है, तो वो लिक्विड का क्या आ जाता है, बॉइलिंग पॉइंट आ जाता है। इस डेफिनेशन के बारे में थोड़ा सा अपन डिटेल में बाद में बात करेंगे, मैं ये नहीं कह रहा हूं हायर क्लासेस में बात करेंगे, अपन इसी चैप्टर में आगे बात करेंगे, ठीक है। पर अभी मेरा वो मतलब नहीं है कि मैं यहाँ पर अब बैठ के आपको बॉइलिंग पॉइंट की डेफिनेशन समझाऊं, मेरा यहाँ पर अभी टास्क और मोटो अलग है। पर अभी के लिए आप बस ये समझ लो कि किसी भी लिक्विड का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है ना, वो कब आता है,
जब उस लिक्विड का वेपर प्रेशर किसके बराबर हो जाए, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाए। और एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना होता है 180 m, या मैं कह दूं 760 mm ऑफ Hg। अब आप देखिए क्वेश्चन में आपको क्या कहा जा रहा है, टेम्परेचर क्या है 100 डिग्री सेल्सियस। अब अगर टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस है तो मुझे पता है वाटर 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉईल होता है। अब अगर वाटर 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉईल होता है तो ये बॉईल कब होगा, जब वाटर का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाएगा। और एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना है 180 m, या मैं कह दूं 760 mm ऑफ Hg, मतलब 100 डिग्री सेल्सियस पे प्योर वाटर का वेपर प्रेशर 760 होगा। ये बात समझ में आ रही है? अब फटाफट हो जाएगा, करो। एट 100 डिग्री सेल्सियस water starts boiling. At 100 degrees Celsius, water starts boiling implies vapor pressure of pure water at 100 degrees Celsius is equal to atmospheric pressure. इसका मतलब क्या हो जाएगा, P नॉट ए की जो वैल्यू है वो किसके बराबर हो जाएगी 760 mm ऑफ Hg। अब पहला पार्ट कैलकुलेट कर लो, लोवरिंग इन वेपर प्रेशर। इसका एक्सप्रेशन क्या होता है P नॉट ए माइनस, पहले पार्ट का आंसर क्या है, दूसरे पार्ट का आंसर क्या है 1/76, तीसरे पार्ट का आंसर क्या है 1/76, चौथे पार्ट का आंसर क्या है, फ्रैक्शन में ही बता दो भले। तो इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करो ना, 20/27, 20/27 बिल्कुल सही आंसर है, 20/27 बिल्कुल सही आंसर है। और किसी का आया 20/27, बाकी भी निकालो। अच्छा, लोवरिंग इन वेपर प्रेशर की बात करें तो ये कितना हो जाएगा, P नॉट ए कितना है 760, PS कितना है 750, तो ये आ जाएगा 10 mm ऑफ Hg। सेकेंड पार्ट बात करें, रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर। रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर को रिप्रेजेंट करते हैं P नॉट ए माइनस PS अपॉन P नॉट ए। ये कितना हो जाएगा 760 माइनस 750 अपॉन 760। तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, RLVP आ जाएगा। मैं बोल सकता हूं 10/760 मतलब 1/76। थर्ड पार्ट की बात करें तो अपन जानते हैं रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर किसके बराबर होता है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट के बराबर होता है। और सॉल्यूट यहां पर कौन है, सुक्रोज, और उसी के तो मोल फ्रैक्शन अपन को निकालने हैं। ये हो जाएगा 1/76। फोर्थ पार्ट की बात करते हैं, मोलालिटी निकालनी है। कैसे निकालूं, मोल फ्रैक्शन पता है कैसे, इसको मोल के बराबर मान लूं, है ना, ठीक है मान लेते हैं। तो मैं कह सकता हूं XP कितना है 1/76, इंप्लाइज मोल्स ऑफ B कितना हो जाएगा 1/76। अच्छा, XA कितना आएगा 1 माइनस 1/76 मतलब 75/76। इसका मतलब यह है Na क्या मान लू 75/76। क्वेश्चन खत्म हो गया। मोलालिटी देखो आ गई। मोलालिटी का फॉर्मूला क्या होता है, याद करो, ये पॉइंट मैंने आपको बताया था मोल फ्रैक्शन में, फोर्थ और फिफ्थ पॉइंट। अगर आप चाहो तो यहां पर पता है XP जो है ना वो कितना है 1/76 है। इसको आप पता है ऐसे लिख सकते हो NB अपॉन Na प्लस NB, और यहां से ये मान सकते हो NB हो जाएगा 1 और Na हो जाएगा 75। ऐसे करो या ऐसे करो, ये 76 कैंसिल आउट हो जाएगा नीचे। देखो मोलालिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट के मोल कितने हैं 1/76, 1/76 डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट के मोल आ गए, सॉल्वेंट के मोल आ गए तो मास नहीं निकाल सकता, कैसे निकालूंगा 75/76 इंटू मोलर मास। ये मास आया है ग्राम में, इंटू करूंगा, ये कैंसिल आउट हो गया। बात समझ में आ रही है? तो आप भले 1/76 75/76 लो या 1 और 75 लो, आंसर डेफिनेटली आएगा। और मैंने बताया था आपको
कंसंट्रेशन इंटेंसिव प्रॉपर्टी होती है, अमाउंट पे डिपेंड नहीं करती। ये आपका आ जाएगा 20/27। क्लियर है बात सभी को? क्या फॉर्मूला बताओ ना आरएलवीपी का। निकालना क्या है थर्ड पार्ट में, पता है क्या निकालना है? रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर निकालना होगा थर्ड पार्ट में। देखो अच्छे से, देखो अच्छे से। किसका? सुक्रोज सॉल्यूट या सॉल्वेंट? ये रहा मोल फ्रैक्शन ऑफ सुक्रोज। बी क्या है? सॉल्यूट होता है। और आरएलवीपी, आरएलवीपी को क्या मैं लिख सकता हूं? पी नॉट ए माइनस पी एस अपॉन पी नॉट ए। वही तो एक्सप्रेशन है, पी नॉट ए माइनस पी एस अपॉन पी नॉट ए इज इक्वल्स टू एक्स भी होता है। अब ये वैल्यू तो निकाल ली अपन ने 1/76, तो ये भी तो इसी के बराबर होगी। टमाटर पता ही नहीं अपन को क्या निकालना है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे, फटाफट कॉपी करो इसको। इसको लिख ही देता हूं मैं, पी नॉट ए माइनस पी एस अपॉन पी नॉट ए इज इक्वल टू एक्स भी होता है। इसकी वैल्यू अभी निकाल चुके हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे, टू लिक्विड्स ए एंड बी। ये लिख लिया? फटाफट लिखो, लिखो फटाफट। लिख लिया? Two liquids A and B have vapor pressure in the ratio of, two liquids A and B have vapor pressure in the ratio of, have vapor pressure in the ratio of P naught A upon P naught B is equals to 1/2. P naught A upon P naught B is equals to 1/2. P naught A upon P naught B is equal to 1/2. Full stop. The ratio of moles of A and B in solution is, the ratio of moles of A and B in solution is 1:2. The ratio of moles of A and B in solution is 1:2. Full stop. What would be the mole fraction of A in liquid and vapor phase? The ratio of moles of A and B in solution is, in solution is 1:2. Full stop. What would be the mole fraction of A in liquid and vapor phase? What would be the mole fraction of A in liquid and vapor phase? मतलब आपको क्या निकालना है? XA एंड YA निकालना है। कौन सा फॉर्मूला लगाऊंगा, फर्स्ट सेकंड या थर्ड? केस 1 का क्वेश्चन है ये, पहली लाइन में ही लिखा हुआ है टू लिक्विड्स। बात समझ में आ रही है? और इसी रीजन के कारण मैंने आपको रॉल्ड्स लॉ का एक भी आपको होमवर्क नहीं दिया था। आज मैं आपको होमवर्क दूंगा। रॉल्ड्स के दोनों केस खत्म हो गए। अब आप जब भी होमवर्क करोगे, मॉड्यूल बनाओगे, तो आपको हर क्वेश्चन में ये सोचना पड़ेगा कि यहाँ पर केस 1 लगेगा या केस 2 लगेगा। इससे पहले जितने भी अपन ने क्वेश्चन करे, एक जगह तो पहला क्वेश्चन तो वहां पे नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट बोल रखा था, दूसरी जगह यूरिया के बारे में बात हो रही थी, तीसरी जगह सुक्रोज के बारे में बात हो रही थी। मतलब ये तीनों कौन से क्वेश्चन थे? केस 2 के थे। अब ये केस 1 का है, निकालो। कितना?
मेरे को देखना पड़ेगा। कितना आ रहा है? और वेपर फेज में निकालो फटाफट। जीरो पॉइंट 0.2 0.8 नहीं, फ्रैक्शन में ही बता दो भले। 1/4 कहां पर? वेपर फेज में? भूल गया मैं क्या था। 1/4 नहीं, 1/4 नहीं। 1/5 बिल्कुल सही है। अच्छा, एक्स से आ गया। एक्स से आने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। आंसर है 1/3 और 1/5। 1/3 और 1/5। अच्छा, इसको देखो एक बार, एक बार इधर देखो। देखो यहाँ पर वेपर फेज की भी बात हो रही है और सॉल्यूशन फेज की भी बात हो रही है। ठीक है, तो अपन क्या करते हैं, दोनों का एक्सप्रेशन लिख देते हैं। दोनों का एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा? मैं कह सकता हूं रॉल्स लॉ के अकॉर्डिंग पी डैश ए क्या हो जाएगा? पी नॉट ए एक्स ए। और डाल्टन के अकॉर्डिंग वाई ए इंटू पी टी। ठीक है, रॉल्स लॉ के अकॉर्डिंग पी डैश बी क्या हो जाएगा? पी नॉट बी एक्स बी इज इक्वल टू वाई बी इंटू पी टी। ये बात समझ में आ रही है? इन दोनों को डिवाइड कर दो। डिवाइड करूंगा तो ये आ जाएगा पी नॉट ए अपॉन पी नॉट बी इंटू एक्स ए अपॉन एक्स पी इज इक्वल टू वाई ए अपॉन वाई बी। पीटी से पीटी कैंसिल आउट हो जाएगा। अच्छा, मजेदार बात बताऊं, क्वेश्चन में क्या दे रखा है? एन ए अपॉन एन बी दे रखा है। और याद करो, मैंने थर्ड पॉइंट लिखवाया था मोल फ्रैक्शन में, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में। एन ए अपॉन एन बी किसके बराबर हो जाएगा? एक्स ए अपॉन एक्स बी के बराबर हो जाएगा। तो ये वैल्यू यहां पर रख दो। जब ये वैल्यू यहां पर रखोगे तो मैं कह सकता हूं वाई अपॉन वाई बी आ जाएगा। ये कितना है? 1/2। ये भी कितना है? 1/2। 1/2 इंटू 1/2 इज इक्वल टू 1/4। ये क्या आया है? मोल फ्रैक्शन का रेशियो आया है। ठीक है, अब मुझे एक चीज समझ में आती है, वाई ए अपॉन वाई बी किसके बराबर होगा? एन डैश ए अपॉन एन डैश बी। वेपर फेज में ए और बी के मैंने मोल माने हैं एन डैश ए और एन डैश बी। सुन लेना ध्यान से, वेपर फेज में एन डैश ए और एन डैश बी मैंने मोल माने हैं। ये किसके बराबर हो जाएगा? 1/4 के बराबर। कहीं दिक्कत थोड़ी ना है। मतलब मैं यहां से बोल सकता हूं एन डैश ए की वैल्यू कितनी हो गई? 1। और एन डैश बी की वैल्यू कितनी हो गई? 4। बोल सकता हूं ऐसे। पर मुझे क्या निकालना है? वाई ए निकालना है। वाई ए क्या हो जाएगा? एन डैश ए अपॉन एन डैश ए प्लस एन डैश बी। ये आ जाएगा 1/1 + 4 इज इक्वल टू 1/5। ये बात समझ में आ रही है? नेक्स्ट अगर बात करें सोल्यूशन फेज की, सोल्यूशन फेज का तो डायरेक्ट आंसर दिख रहा है। मुझे एक चीज समझ में आ रही है, एन ए कितना है? 1। एन बी कितना है? 2। तो मैं कह सकता हूं एन ए कितना हो जाएगा? 1।
Na कितना हो जाएगा 1 और Nb कितना हो जाएगा 2, तो XA कितना हो जाएगा Na अपॉन Na प्लस Nb, 1 अपॉन 1 + 2 = 1/3। ये आंसर है। इसमें किसी को डाउट है तो बोलो, कुछ भी नहीं था क्वेश्चन में। खेल रहा था क्वेश्चन और कुछ नहीं कर रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे। हाँ लिख लो इसको। XA का ना वैसे ही तो निकाला है। वो मैं आपकी बात समझ रहा हूं, पर मेरे को सबको भी समझाना है ना। मैं यहाँ पर बोल सकता था Na और Nb कितना है 1/2, तो Na कितना हो गया 1, Nb कितना हो गया 2, तो 1/3। अब डायरेक्ट यहां से यहां लिख देता तो नहीं होता किसी को, है ना। ऑनलाइन में सबको पढ़ाना है ना, सब इतना ज्यादा स्टेप बाय स्टेप दिखाना है ना। अब क्या होता है कि अभी तो समझ में आ जाएगा, पर 2 महीने बाद कॉपी देखेंगे, हैं यहां से यहां आ गए सर, तो पता ही नहीं पड़ेगा, है ना। इसीलिए मैं तो पूरा स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करूंगा, आपको जैसा लिखना है लिखो आप। और वैसे अगर ऐसे देखें तो इतना लंबा क्वेश्चन नहीं है ये, बस स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करा है इसलिए इतना लंबा दिख रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे। और ये सारी चीजें जितनी भी मैंने यहाँ पर कैलकुलेशन और जितने भी यहाँ पर मैंने लिए हैं ना, ये सारे मैंने आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट में लिखवा रखे हैं। मोल फ्रैक्शन के 5 पॉइंट लिखवाए थे। ये क्वेश्चन बिना इसके तो आप कर ही नहीं सकते, मानना पड़ेगा। बिना उसके आपसे होगा ही नहीं है। और शायद तक रेस में दे रखा है ये क्वेश्चन। क्वेश्चन लिखो। The vapor pressure of water is 92.5 mm of Hg. The vapor pressure of water is 92.5 mm of Hg at 300 Kelvin. At 300 Kelvin. Full stop. At 300 Kelvin. Full stop. Calculate the vapor pressure of 1 molal. Calculate the vapor pressure of 1 molal. Chota m. Calculate the vapor pressure of 1 molal solution of a 1 molar solution of a non-volatile solute in it. Solution of a non-volatile solute in it. केस 1 या केस 2? केस 2 में कौन सा फॉर्मूला, पहला दूसरा या तीसरा? पहला दूसरा या तीसरा? पहले तो फॉर्मूला सेलेक्ट करो कि कौन सा लगेगा। ऐसे लगाने बैठ गए, देखो आंसर तो सबसे आएगा, आंसर तो सबसे ही आएगा, क्योंकि एक ही फॉर्मूले को अपन ने मॉडिफाई करके लिखा है। पर एप्रोप्रिएट फॉर्मूला भी सेलेक्ट करना पड़ेगा ना। कौन सा? पहला। क्यों? क्योंकि अपन को निकालना क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन निकालना है। पहले में डायरेक्टली पीएस का फॉर्मूला है, दूसरे और तीसरे में मुझे पीएस तो एक तरफ लेना पड़ेगा, पीएस एक्सप्रेशन में घुसा हुआ है, तो पीएस को क्या करना पड़ेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करके मुझे एक तरफ उसको क्या करना पड़ेगा, एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा, फिर कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। वो एक्सट्रैक्ट करने का क्यों लफड़ा पाले अपन? बात समझ में आ रही है? पहले फॉर्मूले में डायरेक्ट पीएस निकल कर आएगा, बस एक कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो पहला फॉर्मूला यूज करेंगे, करो। पीएस का फॉर्मूला क्या होता है, पी नॉट ए एक्स ए, खत्म। वैल्यूज पुट करो, आंसर आएगा। सबसे पहले तो मुझे बताओ मोलैलिटी को एक्सपैंड करके क्या लिखूं? हाँ, बुलु 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 1 ग्राम 1 मोल ऑफ solute is present in
क्या 1 kg ऑफ, और 1 kg को 1000 ग्राम बोल सकता हूं, 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। करो, बिल्कुल गलत है। पूरा ढंग से कैलकुलेट करना, कैलकुलेशन बहुत आसान है इसकी। देखो कितनी छोटी सी है, देखो कितना छोटा सा एक्सप्रेशन है। बिल्कुल गलत है। किसका 1.63? कौन सा एक्सप्रेशन यूज करा आपने? एक्सप्रेशन कौन सा यूज करा? फर्स्ट वाला करा, Na आ गया 1, Nb क्या आएगा? सही करा है, तो ये 1 पॉइंट कहां से आ रहा है आपके? पी नॉट एल क्या लिया आपने? मुझे एक बात बताओ, ये एक्से है, एक्से न्यूमरेटर में क्या लोगे, 1 या 1000/18? न्यूमरेटर में कह रहा हूं, 1 क्यों लेंगे? टमाटर। ए क्या बताता है, सॉल्यूट या सॉल्वेंट? सॉल्यूट बताता है, हैं? नहीं, एग्जैक्ट कैलकुलेट करो, एग्जैक्ट कैलकुलेट करो। अच्छा ये पता है क्या निकालना है? पीएस निकालना है। अच्छा फाइनल एक्सप्रेशन ही बता दो क्या आ रहा है। 92.5 इंटू 55.5 डिवाइडेड बाय 56.5। अब सॉल्व करो ना इसको फटाफट। क्या कह रहे हो, आधे घंटे से कर रहे हैं, हर बार अलग आ रहा है। 90.86 आंसर है। बताएगा ना यार वो। अच्छा अब इधर देखो, पीएस मुझे निकालना है, पी नॉट ए कितना दे रखा है 92.5 मल्टीप्लाइड बाय एक्स ए। अब इधर देखो एक्स ए क्या लिखेंगे, एक्स ए क्या हो जाएगा, मोल्स ऑफ ए। मोल्स ऑफ ए मतलब मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट के मोल्स कितना हो जाएंगे, मास दे रखा 1000, तो 1000/18 होल डिवाइडेड बाय 1000/18 प्लस 1, तो ये हो जाएगा 92.5 मल्टीप्लाइड बाय 55.55, बहुत फेमस फिगर है ये, डिवाइडेड बाय 56.55। चार ऑप्शन दे रखे होंगे एग्जामिनर ने, यहां पर दिखाई दे रहा है ये जो वैल्यू है ये 1 से हल्की सी कम है, ये 1 से हल्की सी कम है, तो ये जो वैल्यू होगी, आंसर जो होगा वो इससे हल्का सा कम होगा। आंसर जो होगा ना वो इससे हल्का सा कम होगा। और जब आप पीएस इसको सॉल्व करोगे, आपके फ्रेंड ने सॉल्व करा था, ये आया था 90.86 mm ऑफ एच जी। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ऑनलाइन भी आंसर आ रहे हैं धमाधम, बिल्कुल सही आंसर आ रहे हैं उनके। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे। At 90 degrees Celsius, the vapor pressure of toluene and xylene. At 90 degrees Celsius, the vapor pressure of toluene and xylene. And xylene are 400 mm of Hg and 150 mm of Hg.
are 400 mm of Hg and 150 mm of Hg respectively. 150 mm of Hg respectively. Full stop. What is the composition of liquid mixture? What is the composition of liquid mixture? ब्रैकेट में लिखना. What is the composition of liquid mixture? ब्रैकेट में लिखना. In terms of mole fraction. In terms of mole fraction. That will boil at. That will boil at. नहीं. In terms of mole fraction, bracket close. That will boil at 90 degrees Celsius. That will boil at 90 degrees Celsius when the vapor pressure of mixture is 0.5 atm. That will boil at 90 degrees Celsius when the vapor pressure of mixture is 0.5 atm. 0.5 atm. इस क्वेश्चन को सुनना एक मिनट. पूरा सोल्यूशन बॉइल मार रहा है 90 डिग्री सेल्सियस पर. सोल्यूशन पूरा बॉइल मार रहा है 90 डिग्री सेल्सियस पर. मतलब मैं कह सकता हूं जो वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन होना चाहिए था वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर होगा क्योंकि बॉइल मार रहा है. पर क्वेश्चन में कह रहा है सोल्यूशन का वेपर प्रेशर है 0.5 atm. मतलब यहां पर जो एक्सटर्नल प्रेशर होगा वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर नहीं होगा, वो 0.5 atm के बराबर होगा. जैसे कंफ्यूज मत हो जाना. पीएस की वैल्यू यहां पर क्या हो जाएगी 0.5 atm. मतलब कह सकते हैं 380 mm ऑफ Hg. ये बात समझ में आ रही है? फटाफट निकालो मोल फ्रैक्शन. फटाफट अभी निकालना है, घर पे नहीं है ये अभी. मुझे तो एक बात बताओ, केस 1 या केस 2? केस 1 है क्योंकि पी नॉट है, पी नॉट भी दे रखा है ना. पी नॉट भी कुछ है मतलब केस 1 है. फटाफट पीएस का फॉर्मूला लगाना है, बस निकाल लो फटाफट. 23/25. बिल्कुल सही कह रहे हो. फटाफट निकालो. 23/25 बिल्कुल सही आंसर है. फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे अपन? पीएस इज इक्वल्स टू पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी 1 माइनस एक्स ए. लिख सकता हूं ऐसे. पीएस कितना है 380. पी नॉट ए कितना दे रखा है 400. एक्स ए मुझे निकालना है प्लस पी नॉट बी कितना दे रखा है 150 माइनस 150 एक्स ए. तो ये हो जाएगा 230 इज इक्वल्स टू, ये हो गया 250 एक्स ए. तो एक्स ए की वैल्यू आ जाएगी 23/25. तो एक्स बी कितना आ जाएगा 1 माइनस 23/25, दैट इज 2/25. ये आंसर है. होमवर्क लिखना. मैं आपको होमवर्क कंसंट्रेशन टर्म का मैंने आपको बता दिया था कि बना लेना. वो कंसंट्रेशन टर्म का भी मैं होमवर्क दे देता हूं. अभी आपको लिखवा रहा हूं पर मैं आपको दे चुका हूं पहले ही. एक्सरसाइज नंबर 1 में क्वेश्चन नंबर 1 to 25. एक्सरसाइज नंबर 1 में क्वेश्चन नंबर 1 to 25. 28 to 31. 28 to 31. बीबी 1v1 आना है. एक्सरसाइज नंबर 2 6 8 10 11. 6 8 10 11. 16 17 19. 16 17 19. 23 26. 23 26. Exercise number 3 1 to 15. 21 to 23. 21 to 23. 52 52 52 52 and 53. Thank you.